अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, हिन वक्त मौजूद आहियां फेज़ 8 जे गोल्फ क्लब में, जिते सिंध गोल्फ एसोसिएशन जे तरफ़ां ॿी सिंध जूनियर गोल्फ एसोसिएशन हिन वक़्तु जारी आहे, जंहिंमें तक़रीबन पूरे मुल्क मां 110 खां वधीक जेके रांदीगर आहिनि उन्हनि हिसो वरितो आहे। उन्हनि जा मैचिस हिन वक़्तु जारी आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ासि करे असां अॼु जे प्रोग्राम में इहो ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं जा गोल्फ आहे बेसिकली हूअ किथां शुरूआति थी, हूअ कीअं खेॾी वञी थी, हुन जा रूल्स एंड रेगुलेशन्स आहिनि, ऐं हुन खां अलावा असां अॼु जे हिन प्रोग्राम में जेको ही इवेंट आहे हुन ते पिणु गुफ़्तगू कंदासीं। ये सिंध गोल्फ एसोसिएशन का जो है वो एक जूनियर वेलफेयर प्रोग्राम के तहत जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसाइड किया था, उसके तहत ये पिछले साल भी हमने किया था कोई 60 लाख रुपए का बच्चों का, और इस साल हमने ये 80 लाख का किया है। इसमें ये इनामी रकम और इनके फैसिलिटेट करते हैं कि ये बच्चे जो है वो इनकरेज हों और आएँ। और पिछले साल हमारे पास आए थे तकरीबन 40 के करीब बच्चे, और इस साल अल्लाह के फजलो करम से 110 बच्चे आए हैं, और ये पूरे पाकिस्तान से आए, यानी ट्राइबल एरिया से लेकर पंजाब, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, मतलब हर जगह से जो है वो मंगला, हर जगह से यहाँ पे खिलाड़ी जो है हमारे पास पहुँचे हैं। सिंध में हमारे पास पन्नुअक्कल से आए हैं, कोटमाची से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, और कराची के अपने बहुत सारे हैं। तो अल्लाह के फजल से अच्छा टर्न आउट है, और बच्चों में इसका शौक़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, कोई ऐसा बच्चा या कोई 2-3 ऐसे नाम जो आपने देखे हों जिनमें कोई हाईली टैलेंटेड हो और जिनका आप फ्यूचर देख रहे हैं कि वाकई उनका बहुत हाई फ्यूचर है इस गोल्फ? प्रिसाइसली तो ऐसे नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तकरीबन कोई 10 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। हाँ, इसकी सिलेक्शन जो होती है एक बाकायदा एक टीम होती है, जिस तरह मैं घूम फिर रहा हूँ, आपने बाकी भी देखे होंगे, तो वो हम बच्चों को देखते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, फिर हम बैठ के उसको डिस्कस करते हैं कि किस बच्चे में पोटेंशियल है, कि अगर उसमें हर ज़ाहिर एक 2-3 चीज़ें होती हैं एक बच्चे को अच्छा गोल्फर बनाने के लिए। सबसे पहले उस बच्चे का अपना शौक़ कितना है, उसमें कुदरती सलाहियत कितनी है, और उसके माँ बाप कितना उसको सपोर्ट करते हैं। अगर माँ बाप सपोर्ट ना करें तो हम जो भी कर लें वो उसको बनने ही नहीं देगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने तकरीबन 8 इस तरह के बच्चे और बच्चियाँ सिलेक्ट किए हैं, जिस पे हम काम करेंगे। हमारे पास इंटरनेशनली क्वालिफाइड लाइसेंस्ड याफ्ता कोच हैं गोल्फ के, तो हम पहले अपना एक कैंप करके उनको तैयार करेंगे। उसके बाद अगर उनमें पोटेंशियल होगा तो हम उनको बाहर जो है बाहर के जो कैंप है उनमें भेजेंगे। ये अपकमिंग इवेंट्स है जिसके हवाले से आपने सोचा हो सिंध गोल्फ एसोसिएशन ने, वो क्या है? हमारे पास अभी अगला मैच आने वाला है जो कि सिंध गोल्फ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कप है। तो उस प्रेसिडेंट कप में सीनियर्स खेलते हैं, जूनियर्स भी खेलते हैं, लेकिन जो अच्छी बड़ी एज वाले हैं वो जूनियर वो भी बीच में खेलते हैं, और लेडीज़ का अपना होता है, लेडीज़ का भी मैच एक आने वाला है। इसके अलावा हमारा कैडीज़ का मैच होता है। ये जितने लोग आपने देखे जो लोगों के बैग उठा रहे हैं, इनके भी हम मैच कराते हैं, तक कम से कम 20 लाख रुपए का इनका मैच होता है। तो इनका मैच होता है, फिर मंथली मैच हर क्लब में होता है कैडीज़ के लिए। तो अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा वेलफेयर है और बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया जाता है। इन्हीं गरीब जो लोग होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं उनको फिर हम सपोर्ट करते हैं, उनको किट लेके देते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वालिदैन जो हैं वो ये ख़र्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि वो पंजाब से या सूबा सरहद से यहाँ तक आएँ, तो हमने उनको रेल के टिकट के पैसे दिए कि नहीं आप अपने बच्चों को लेकर आएँ। DHA गोल्फ क्लब से जूनियर प्रोफेशनल हूँ, ये जूनियर ओपन खेल रहा हूँ। बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा करा रहे हैं हमारे कर्नल जैद साहब, बहुत अच्छा मैच करवा रहे हैं। प्रोफेशनल में देखना चाह रहा हूँ। अहमद बेग मेरा बहुत आइडियल प्लेयर है, और शबीर इकबाल वर्ल्ड वाइड टाइगर वुड। माय नेम इज़ अबू बकर आलम, मैं पेशावर से आया हूँ इस मैच के लिए। 2 साल हो गए, मेरा सब फैमिली ये करता है, पूरा फैमिली मेरा ये करता है। ये मेरा चाचू मोहम्मद नईम KPK का नंबर 1 है, पाकिस्तान का टॉप 10 में है। मेरा नाम मोहम्मद रेहान शबीर है और मैं DHA गोल्फ क्लब से हूँ, और मैं 4 सालों से गोल्फ खेलता हुआ आ रहा हूँ। और माशाल्लाह ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं माशाल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और बहुत अच्छी बात है कि इनका मेहरबानी है जो टूर्नामेंट करा है। तालीम तो मैंने छोड़ दी, बस अभी गोल्फ के साथ ही शौक़ है,
और इंशाल्लाह आगे भी गोल्फ अच्छा खेलेंगे और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इवेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले। पहला इवेंट 2 साल पहले किया गया था जो जूनियर डेवलपमेंट के लिए कर रही है सिंध गोल्फिंग एसोसिएशन। तो पिछला इवेंट हमने 60 लाख का किया था, 6 मिलियन का, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 मिलियन का अरेंज किया है। पिछले से पिछले साल हमारे पास तकरीबन 50 बच्चों की एंट्रीज़ थी। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 का फिगर क्रॉस कर लिया। 100 से ज़ायद बच्चे पूरे पाकिस्तान से ये जूनियर गोल्फ चैम्पियनशिप खेलने के लिए आए हैं। टैलेंट माशाल्लाह हमारे पास, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में 10 साल से कम उम्र वाले भी बच्चे गोल्फ़ खेल रहे हैं और इसे परसू कर रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे आए हैं जो 10 साल से छोटे हैं और दे हैव प्रॉमिसिंग करियर्स अहेड ऑफ देम, और बहुत टैलेंटेड हैं जिनको हम फर्निश कर सकते हैं और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। कोचेज़ इनिशियली बच्चों को यंग एज में उनमें कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, अगर वो बच्चों में पहले से मौजूद होती हैं तो हम कोचेज़ के लिए बड़ा आसान हो जाता है उन बच्चों को ट्रेन करना। अभी वो ख़ास चीज़ें काफ़ी चीज़ों पे कॉन्टिजेंट होती हैं। जो पहली चीज़ है वो बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी और देखना होता है कि उसकी बॉडी की ग्रोथ कैसी है, कितना फ्लेक्सिबल है, चीज़ को कितनी जल्दी वो सीखता है, कितनी अपटेक है उसकी, और उसका एपेटाइट है गोल्फ सीखने का, क्या वो इंटरेस्टेड है खेलने में। क्योंकि जो बच्चे पसंद करते हैं उनको शुरू से ही गोल्फ एज ए स्पोर्ट बहुत पसंद आती है, और हम कोचेज़ यही देख रहे होते हैं। बेसिक यही चीज़ है कि बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए और एक कोचेबिलिटी वाला एस्पेक्ट होना चाहिए कि कोच की बात सुन के उस पर अमल कितना जल्दी और अच्छा कर लेते हैं। जो लोग गोल्फ नहीं खेलते उन लोगों को तो यही नज़र आता है कि गोल्फ़ के लिए बिल्कुल फ़िटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन गोल्फ़ एज ए स्पोर्ट इस पूरी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, ये एक वाहिद स्पोर्ट है जिसमें आपके जिस्म का एक एक मसल फ़िट होना ज़रूरी है, तब आप एक प्रॉपर अच्छा गोल्फ स्विंग कर सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको खेलने के काबिल कर सकता है। और इसमें फुल बॉडी ट्रेनिंग होती है, सिर्फ ये नहीं है कि आप लोअर बॉडी ट्रेनिंग कर लें या अपर बॉडी ट्रेनिंग कर लें। इसमें आपकी बॉडी का एक एक मसल गेज होता है और तमाम मसल्स की फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और गोल्फ फ़िटनेस के हम लोगों ने कोर्सेज़ किए होते हैं और ये स्पेसिफ़िक गोल्फ फ़िटनेस एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो हम गोल्फर्स को करवाते हैं। और हत्ता कि सिर्फ एक ये चीज़ नहीं है, फ़िटनेस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पर्सनैलिटी। बच्चों की पर्सनालिटी, आप किसी भी दुनिया में गोल्फ़र को खेलता देख लें और आप उसके साथ अगर 9 होल सिर्फ वॉक करेंगे तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में किस तरह का इंसान है, और वो पूरी अपनी लाइफ की स्टोरी आपको दिखा देगा 9 होलों के अंदर। कोचेज़ बहुत आराम से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसमें बच्चों का, बड़ों का कैरेक्टर आपको पता चल जाता है 9 होल खेल के, किस तरह उनकी अप्रोच है, बहुत एग्रेसिव हैं, धीमे मिजाज हैं। एक एक चीज़, इस तरह के छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हम कोचेज़ देख रहे होते हैं और जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक बच्चे के बेहतर प्लेयर बनने में। तो हम इस चैम्पियनशिप में हमने बहुत सारा यंग टैलेंट निकाला है। ऑलमोस्ट अभी हमने 20 बच्चे निकाले हैं इंशाल्लाह, जिनको सिंध गोल्फ एसोसिएशन आगे मज़ीद ट्रेन करेगी इंटरनेशनल टूर्स के लिए। जिस तरह किसी भी टीचर के लिए कोई भी चीज़ सिखाना एक बहुत मुश्किल होता है, तो गोल्फ़ की कोचिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो आप बच्चे की पर्सनालिटी से लेकर, बच्चे के खेलने से लेकर, बच्चे के सोने से लेकर, खाना पीना, मतलब आप पूरे बच्चे की एक ग्रूमिंग करता है एक कोच जो गोल्फ़ का होता है। उसको प्रॉपर बोलना भी सिखाता है, चलना सिखाता है, अच्छे कपड़े पहनना सिखाता है, और गोल्फ़ तो खेलना इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये सारी चीज़ें सिखानी इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो गोल्फ़ खेलेगा कैसे, और इसी की वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। इसीलिए हम कोचेज़ लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं बहुत पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वह पूरी दुनिया में इसको एक मैंडेटरी स्पोर्ट डिक्लेयर किया हुआ है। सारे स्कूल्स अपने बच्चों को गोल्फ़ की कोचिंग भी दिलवाते हैं और बच्चों को गोल्फ़ सिखाने के लिए भेजते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि ये सिर्फ़ एक गेम नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, और बच्चे का ओवरऑल पूरे का पूरा कैरेक्टर डेवलप करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये लेटेस्ट रिसर्च है बाहर के मुल्कों की, इसीलिए सारे मुल्क बहुत ज़्यादा बच्चों पे फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्फ़ सीखें।
जेका गोल्फ रांदि आहे हूअ कीअं खेॾी वञे थी। चयो वेंदो आहे त हीअ सिर्फ़ु एलीट क्लास जी गेम आहे, त छा वाकई हीअ सिर्फ़ु एलीट क्लास जी गेम आहे या हीअ हिकु आम माण्हू बि खेॾी सघे थो? हिन जा रूल्स रेगुलेशन्स छा आहिनि? छो जो असां वटि तक़रीबन हर को सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु क्रिकेट ते फोकस करे थो ऐं हिन गेम ते असांजो फोकस तमामु घटि आहे। सो हीअ रांदि कीअं खेॾी वञे थी, बाल जो साइज़ छा हूंदो आहे, बाल जे अंदरि ख़ासि करे जेके डिम्पल्स हूंदा आहिनि उहे छो हूंदा आहिनि ऐं केतिरा होल्स हूंदा आहिनि, पॉइंट स्कोर करण जो तरीक़ो कहिड़ो आहे, हर हिकु शइ पाण ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं। ऐं उन ते असां सां ॻाल्हि करण लाइ असां वटि हिन वक़्तु जेका शख़्सियत मौजूदु आहे उन खां वधीक मां नथो सम्झां त को बहितर थी सघे थो जेको असांखे गोल्फ रांदि जे बाबति ॼाण ॾिए। असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि कर्नल ज़ाहिद साहब जेके सेक्रेटरी आहिनि सिंध गोल्फ एसोसिएशन जा। अचो त उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे गोल्फ की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से कि ये बेसिकली जैसे क्रिकेट इंग्लैंड का कौमी खेल है, फिर हॉकी हमारा है, तो ये गोल्फ कहाँ से शुरू हुआ, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप हमें थोड़ी सी हमारे नाजरीन को देना चाहें। गोल्फ एक्चुअली तारीख़ में शुरू हुई थी स्कॉटलैंड से, एडनबरा से, और ये बहुत पहले की बात है। ये बेसिकली इसका जो शुरुआत है वो था जो भेड़ें चराने वाले, तो वो जब भेड़ें चराने के लिए निकलते थे तो वो वैसे ही एक पत्थर कोना और एक टेनी के साथ वो डंडे मारते थे, जिसको टुल्ला मारने के लिए जो भी, और वो फिर जब अपना वो भेड़ों को चराते थे तो आपस में मुकाबला रखते थे किसने कितने शॉटों में गए थे और वापस आए थे। ऐसे एक उससे होते होते ये गोल्फ जो है ना वो एक गेम बन गई और ये स्कॉटलैंड से शुरू हुई, एडनबरा से, और इसका पहला मुकाबला जो था ना वो हुआ सेंट एंड्रयूज़ में, जो कि अगेन एडनबरा से तकरीबन 40-50 किलोमीटर के करीब एक दूसरी जगह है, जहाँ जिसको रॉयल एंड एंशिएंट, जहाँ से फिर ये बाकायदा तरीके से एक मुनज़्ज़म गेम की शक्ल में दुनिया में आई और इसके मुकाबले शुरू हुए, तो इसलिए उसको बोलते हैं ओल्ड कोर्स सेंट एंड्रयूज़। स्कॉटलैंड के अंदर है, सेंट एंड्रयूज़ में है। हालांकि गोल्फ की इब्तिदा जो है वो एडनबरा से शुरू हुई थी। तो यूँ ये गोल्फ शुरू हुई और फिर ये चलती रही। फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ मुग़ल्स का दौर ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और फिर उसके बाद वो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो एक प्राइवेट बिज़नेस वेंचर था जो यहाँ है, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मतलब इंडिया और पाकिस्तान में ये कब्ज़ा करना शुरू किया और बाकायदा तरीके से ये इसको एक स्टेट बनाकर अपनी क्वीन को दे दिया। जब क्वीन को दे दिया तो ये बाकायदा फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के एक उनके हुकूमत के हदूद में चली गई और फिर यहाँ पे वो वॉइस रह आ रहा है और ये हो रहा है, ये सारा काम शुरू हुआ। तो उसमें जब इसका फैलाव शुरू हुआ और अफ़गानिस्तान की तरफ इन्होंने अपना बढ़ाव डाला, तो उस वक्त एक कर्नल जो था, कमांडर जो था, वो नौशेरा में पहली अफ़गान वॉर से पहले वो आया था और उसने कैंप किया था दरिया के किनारे, और उसने फिर वहाँ नौशेरा में एक गोल्फ कोर्स को बनाया जो कि चलता रहा। फिर दूसरी जंग अज़ीम में वो गोल्फ कोर्स जो था वो एक रनवे में तब्दील हुआ और उसके बाद वो फिर गोल्फ कोर्स बना। तो एक्चुअली ये समझें कि ये 1830 में हमारे पास पाकिस्तान में ये गोल्फ आ गई थी, अंग्रेज़ वो ले आया था। उसके बाद 1850 में फिर हमारे पास पिंडी में गोल्फ क्लब बना। फिर उसके बाद पुराना गोल्फ क्लब है जो कराची का है, जो ऑन रिकॉर्ड दूसरे नंबर पे सबसे पुराना गोल्फ क्लब है, वो कराची का जो है वो कारसाज का वो वाला गोल्फ क्लब है। तो यूं और यूं फिर ये गोल्फ होती रही यहाँ पे, लेकिन अयूब ख़ान के दौर में जब अयूब ख़ान था तो उसने इस गोल्फ को एक मुनज़्ज़म शक्ल दी, एक फेडरेशन बनाई, और उसके बाद जब जनरल ज़िया आया तो उसने उसको मज़ीद एक तरीके से कानूनी शक्ल दे दी। तो अभी हर सूबे में एक एसोसिएशन है और पाकिस्तान में गोल्फ फेडरेशन है। गोल्फ फेडरेशन की हिदायत पर और उसके कानून के ऊपर ये आइन के मुताबिक एसोसिएशन काम करते हैं और यूँ ये मिलजुल के प्राइवेटली, इसमें हुकूमत का कोई फ़ंड नहीं है। हर सूबे में जो है ये जितने गोल्फ़र हैं उनका मंथली बिल जिस तरह क्लब में जाता है, जो एफिलिएट होता है एसोसिएशन और फेडरेशन के साथ, वो हर महीने अपने बिल में पैसे कटवाता है। वही पैसे फ़ंड होता है पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन का और वही फ़ंड होता है एसोसिएशन का। अच्छा सर, यहीं से एक सवाल निकलता है, जैसे आपने बात की हुकूमत की इस खेल के हवाले से उस तरीके से सरपरस्ती नहीं है, तो इसकी क्या वजह है बेसिकली?
बेसिकली स्टार्ट में तो ये इस गेम को यही समझा कि ये उमरा की गेम है या ब्यूरोक्रेट्स की गेम है, बड़े बड़े अफसरों की गेम है। लेकिन पिछले 20 सालों में हमने देखा कि ये गेम जो है इसकी शोहरत आम लोगों में भी आ गई। जिस तरह बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान में बन रही है, लाहौर में बन रही है, इस्लामाबाद में बन रही है, कराची में बन रही है, हर सोसाइटी के अंदर एक गोल्फ कोर्स है। तो ये अभी एक लाइफस्टाइल आ गया और इसमें बहुत मज़ा है। ये ऐसी गेम है कि अगर आपने ये शुरू कर दी तो ये समझें कि बस ये एडिक्शन है। अगर आपने एक हफ़्ता खेली फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट जो थी वो उसके पास इतने फंड्स नहीं थे और ना ये इसमें कमर्शियल कोई एस्पेक्ट था। जिस तरह क्रिकेट में है, क्रिकेट बड़ी एक कमर्शियल गेम अभी होगी, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और वो खिलाड़ियों को भी देते हैं और टिकटों से कमाते हैं, मीडिया से कमाते हैं, एडवर्टीज़मेंट से कमाते हैं। तो वो इसमें ये तमाम चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से ये गोल्फ़ जो थी ये हुकूमत की सरपरस्ती में नहीं आई और ये लोगों ने अपने आप अपनी मदद आप के तहत लाहौर जिम खाना है, पिंडी गोल्फ़ क्लब है, कराची KGC है, ये बड़े बड़े पुराने क्लब जो थे इन्होंने बस वो ख़ुद शुरू किया और इसको चलाया। लिहाजा इसके अंदर जो है वो अभी भी आज तक जो है वो हुकूमत की तरफ से इसके अंदर कोई फंडिंग नहीं होती, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग खुद करते हैं और ख़ुद ही चलाते हैं। अच्छा सर, बात की जाए मयारी गोल्फ कोर्सेज़ की पाकिस्तान में, तो इस वक्त किन शहरों में मयारी गोल्फ कोर्सेज़ मौजूद हैं? एक होते हैं पब्लिक गोल्फ कोर्सेज़ जिसमें कोई भी चला जाए वो थोड़े से पैसे देता है और खेलने के वो खेल लेता है, और एक होते हैं मेंबर गोल्फ कोर्सेज़, वो मेंबर्स के लिए बनते हैं, वहाँ जाके मेंबर खेलते हैं। जिस तरह ये है डिफेंस अथॉरिटी कंट्री एंड गोल्फ क्लब है, ये मेंबर्स का क्लब है, यहाँ आप मेंबर बनेंगे और खेल सकते हैं। और तीसरा होता है चैम्पियनशिप कोर्सेज़ जिसके मेंबर भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत उस गोल्फ कोर्स को बड़ा एक इंटरनेशनल मयार पे बनाया जाता है कि उसके अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी फैक्टर वो तमाम चीज़ें होती हैं। उस लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में मेरी नज़र में 2 गोल्फ कोर्सेज़ हैं, एक राया लाहौर में है और एक रुमेंज़ा मुल्तान में है। ये चैम्पियनशिप कोर्सेज़ हैं, ये इसकी डिफ़िकल्टी और इसके स्टैंडर्ड, इसकी लंबाई, इसकी डिफ़िकल्टी, जो बंकर पानी, ये वो तमाम चीज़ों को, और ये दोनों जो हैं ये फॉरेन कंपनीज़ ने डिज़ाइन की हैं, बनाई हैं। एलीट क्लास की हमने बात की, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये तासुर वाकई दुरुस्त है कि ये जो गेम है ये सिर्फ एलीट क्लास का खेल है? नहीं, अभी तो ये एलीट क्लास का रहा ही नहीं ना, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये जो हमारे पास 110 बच्चे आए हैं, इसमें से 60-65 बच्चा तो सब गरीब तबके का, मिडिल एंड लोअर क्लास से आए हुए हैं। तो हमारे चूँकि इसके अंदर मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर पैसा बहुत है, ये पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अच्छा बैंक का ऑफिसर भी साल के जो है ना वो करोड़ रुपया क्लीन नहीं उठाता या कमाता नहीं है, जबकि गोल्फ़ के हमारे जो टॉप प्रो हैं इनकी कमाई साल की करोड़ से ऊपर है। यानी ये करोड़ से ऊपर तो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी कमाई है। तो इसी तरह हमारे पास जो कैडीज़ होते हैं, ये लोग इनको हम इनकरेज करते हैं, जो ये साथ चलते हैं, बैग उठाते हैं, तो इन कैडीज़ को हम इनकरेज करते हैं। यहाँ DHA में हर महीने इन कैडीज़ का एक मैच होता है। SGA सिंध गोल्फ एसोसिएशन 20 लाख रुपए का कम से कम एक मैच साल में इनका कराता है, तो इनको पैसे बड़े मिलते हैं। यहाँ से ये सीखते हैं, फिर यहाँ से ये प्रोफेशनल होते हैं। जब ये प्रोफेशनल होते हैं तो करोड़ सवा करोड़ के तो 10-15 मैचेस होते हैं पाकिस्तान में, तो हर महीने कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो वहाँ के पे अगर ये कट बनाते हैं तो 2.5-2 लाख रुपए तो ये कमा लेते हैं। तो ये गरीबों, यानी ठीक है, ये एलीट क्लास या उमरा जो है वो अफोर्ड करते हैं और खेलते हैं, लेकिन इसमें प्रोफेशन के लिहाज से या कंपटीशन के लिहाज से इसमें जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे ज़्यादा हैं। नौजवान गोल्फ खेलना चाहता है तो वो कहाँ से और कैसे शुरुआत करें? वो गोल्फ कोर्स में आए। हमारे पास ऐसे लड़के भी हैं जो कि BBA कर रहे हैं, अकाउंट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गोल्फ कैडी होते हैं।
तो गोल्फ केडी की भी ठीक ठाक महीने की जो है वो 50-60 हज़ार रुपये की कमाई हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। तो वो केडी बनते हैं, यहाँ आकर वो उसको समझ बूझ पड़ती है कि ये गेम है क्या, और उसके बाद वो केडीज़ कंपटीशन से शुरू होते हैं, फिर वो खेलना शुरू कर दे, और अगर उसमें ज़रा सी भी सलाहियत होगी तो SGA उसको पिक कर लेगी, और फिर बाकी काम हमारा है उसको प्रो बनाना, फिर वो बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो स्टैंडर्ड है ग्राउंड्स का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, उसमें क्या ये तीनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए? जैसे हमने रेत भी देखी, फिर हम पीछे पानी भी देख रहे हैं, घास भी देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है लेकिन आम जो लोग इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, हर किसी को गोल्फ के बारे में उतना नहीं पता। अच्छा, गोल्फ के अंदर ये होता है कि चूंकि एक जगह से शुरू होती है जिसको बोलते हैं टी, जहाँ से वो पहली शॉट मारता है, और फिर वो जो टी जिस पे वो खड़ा होता है उसके ऊपर वो एक बोर्ड लगा होता है कि जी par 3 या par 4 या par 5। उसका मतलब ये है कि एक अच्छे खिलाड़ी को उसको 4 दफ़ा बॉल को वो स्ट्रोक लगाने से हिट करने के बाद वो बॉल जो है वो झंडे के नीचे जो सुराख है उसमें वो डाल दे। तो 5 का मतलब है कि उसको 5 दफ़ा उसने उसको ठोकर लगानी है बॉल को, या शॉट लगानी है, और वो सुराख के अंदर होल चला जाए तो हम इसको बोलते हैं होल कंप्लीटेड, बॉल होल हो गया। तो ये इस चीज़ को जो इसकी रेटिंग होती है कि ये par 4 है, ये par 5 है, इसकी डिफ़िकल्टी क्या है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स 1, इंडेक्स 18, ये दरमियान में चलते रहते हैं। ये डिफ़िकल्टी बनाई जाती है कुछ चीज़ों से। मिसाल के तौर पे इस वक्त जिस कोर्स पे हम खड़े हैं इसकी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हवा है। ये समंदर के किनारे है और यहाँ हवा बॉल को दाएं बाएं ले जाती है, ये इसकी डिफ़िकल्टी है। अब इस डिफ़िकल्टी को मज़ीद जहाँ जहाँ थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट करना होता है कि जी एक चैलेंज बने खिलाड़ी के लिए, तो ये पानी रख दिया जाता है कि बॉल ख्याल रखना है इधर ही गिराना, ताकि अगर पानी में बॉल चली गई तो बाहर निकालोगे तो एक पेनल्टी स्ट्रोक आपको लगेगी। इसी तरीके से फिर बंकर बनाए जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे बॉल अंदाज़न गिरता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं समझता हूँ कि एक बॉल जो है वो 260-270 गज़ पे गिरेगा, तो मैं 260-270 गज़ के ऊपर वहाँ दाएं बाएं एक बंकर बना दूँगा। तो वो खिलाड़ी पे एक बोझ होगा कि या उस 260 को वो क्रॉस करे या वो 260 से कम शॉट मारे कि वो बंकर में ना जाए। तो ये बेसिकली डिफ़िकल्टी होती है, और ये बंकर कि बुनियाद वही पुरानी है भेड़े चराने वालों से, कि भेड़े जहाँ मिल के बैठती हैं वहाँ पे एक खड्डा बन जाता है। तो वो जब ठोकरें मारते थे तो उसी तरीके से वो उस खड्डे में बॉल आता था जहाँ पे उनके बैठने से वहाँ घास नहीं उगती, क्योंकि वो एक जगह होती है ना जो बकरियों की बाड़ जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी बंकर की गोल्फ कोर्सेज़ पे आगे जो आज तक चल रही है। तो गोल्फ कोर्सेज़ के ऊपर पेनल्टी एरिया होता है जिसको बोलते हैं रेड पेनल्टी एरिया, लाल और पीला, उसकी मुख्तलिफ सज़ा होती है अगर बॉल उसके अंदर चला जाए। फिर बंकर होते हैं, और फिर वुड्स होते हैं, यानी जो दरख्त वगैरह होते हैं, और नेचुरल जिस जगह पे वो है जिसको विंड फैक्टर कहते हैं, यानी हवा का अमल दखल खिलाड़ी के खेल में वो होता है, जिससे ये कोर्स की एक डिफ़िकल्टी बनती है। अच्छा सर, हर किसी को पता है कि क्रिकेट में कैसे रन्स बनते हैं, छक्के चौके लगते हैं, बाउंड्रीज का सबको पता होता है, हॉकी में किस तरीके से गोल होते हैं, फुटबॉल में कैसे होते हैं। यहाँ पर गोल्फ में स्कोरिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके से काउंट किया जाता है? गोल्फ के अंदर ये होता है कि 18 होल का मैच है, तो 18 होल के मैच में ये रखा जाता है कि ये जिस तरह हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं DHA गोल्फ क्लब के ऊपर, तो ये 72 स्ट्रोकों का कोर्स है, यानी 18 होल उसको 72 दफ़ा बॉल को हिट करने में ख़त्म करने चाहिए। अगर उसने 72 माजरत आपकी बात काटूंगा। अच्छा, जैसे आपने होल्स की बात की तो थोड़ा सा ये होल्स को भी डिफाइन कर दें। ये 18 होल्स बेसिकली क्या है, ये कैसे होते हैं? 18 होल होते हैं, यानी कि 9 होल होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रंट 9, और 9 होल होते हैं जिसको बोलते हैं बैक 9, यानी पिछले वाले 9 होल और अगले वाले 9 होल। और ये 9 होल एक डिज़ाइन होता है, पर्टिकुलरली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है ये, कि ये 18 होल का ये एक मैच होता है। 18 हाँ, अब इसमें 3 तरह के होल होते हैं, यानी 5 शॉटों में भी एक होल हो सकता है, और 3 शॉटों में भी होल हो सकता है, और 4 में भी हो सकता है। ये टोटली जो क्लब को जो कोर्स को डिज़ाइन कर रहा है, ये उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको कैसे बैलेंस करता है और बनाता है। तो उसमें ये होता है कि 72 शॉटों में एक खिलाड़ी को ये ख़त्म करना चाहिए। अब इसमें जिस तरह आज ये हमारे पास 110 लड़के खेल रहे हैं, इसमें जो सबसे कम शॉटों में ये ख़त्म करेंगे 18 होल, वो जीत जाएगा। अगर हमने कहा है 72 में ख़त्म करना है और उसने 71 में कर दिया, तो ये होगा 1 अंडर,
जो नॉर्मल टीवी पे आप देखते हैं माइनस में बड़े गोल्फ के टूर्नामेंट्स दिखाते हैं, तो वो कहते हैं जी फलाना प्लेयर टाइगर वुड जो 6 अंडर खेल रहा है या रोरी 3 अंडर खेल रहा है। तो 3 अंडर का मतलब है कि वो जो 72 स्ट्रोक का वो था, ये इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि जो उन्होंने एक डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड रखा हुआ था वो उससे भी कम में खेल गए। और अगर जो इससे प्लस खेलेगा तो वो फिर कहते हैं कि जी ये प्लस खेल रहे हैं, यानी +5 खेल रहा है, +4 खेल रहा है। तो नॉर्मली जो जितने कम स्ट्रोकों में खेलता है वो जीतता है। अच्छा सर, 2-3 आपने बड़े नाम गिनवाए जो बड़े गोल्फ के प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त बड़े गोल्फर्स हैं या जो अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल तक पहुँचे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे? पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बड़े पास में भी बड़े अच्छे नाम गुजरे हैं हमारे पास। अभी जो रिसेंटली जो हमारे लेजेंड कह लें आप, वो मुनीर है, वो शबीर है। शबीर चैम्पियन है, तकरीबन 100 से ज़्यादा मैचेस उसने पाकिस्तान में खेले हैं। और अभी यंगस्टर्स के अंदर जो हैं वो 3 खिलाड़ी हैं जो कि सामने आ रहे हैं। उनमें एक अहमद बेग है लाहौर का, जो कि ऑलरेडी एशिया लेवल पे चला गया और इस वक्त वो मोरक्को में खेल रहा है। तो ये बड़ी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि एक खिलाड़ी निकला है जो कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान की क्वालिफाई कर गया और नुमाइंदगी कर रहा है। इज़ अ यंग बॉय और इंशाल्लाह ये मज़ीद आगे जाएगा। उसके पीछे जो है वो लाहौर का ही एक और लड़का है, शहजाद है, उसमें भी पोटेंशियल है, वो बन सकता है। फिर कराची का एक है ज़ुबैर है, इसमें भी पोटेंशियल है, बन सकता है। सो इस तरह 3-4 पीछे यंग लड़के और हैं जो तैयार हो रहे हैं। और चूँकि अभी सब ने देख लिया है कि बेग की ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आ गया है, वो मतलब कि 2-2.5 सालों में उसने कम से कम 4 करोड़ तो उसने कमा लिए। तो माशाल्लाह अच्छी गाड़ी ले लिए, सब कुछ के लिए। नहीं, इज़ ए यंग बॉय, बड़ा अच्छा स्मार्ट लड़का है। तो अभी उसको देखकर बाकी लोग भी अभी कोशिश करेंगे कि वो एशिया लेवल पे जाएं। अच्छा सर, जितने भी खेल होते हैं वहाँ पर फिज़िकल फिटनेस आपकी लाजमी होती है, तो इस खेल के हवाले से उमूमन ये समझा जाता है तो ये तो खड़े खड़े होकर शॉट मारनी है, नहीं, तो नहीं, वहाँ पर कोई फिटनेस नहीं चाहिए। नहीं। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है खास या भाई फिटनेस आप है जो देखें ना कि ये 8-9 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है और फिर हर 150 गज के बाद आपको एक शॉट मारनी है और वो शॉट भी आपको मारनी है 200 गज की। तो ये, और इससे पहले आपने वार्म अप होना है, प्रैक्टिस करनी है, 100-150 शॉटें रेंज पे मारनी। तो इसके लिए फ़िटनेस की बहुत ज़रूरत है। ये जितने हमारे प्रो हैं ये सुबह ख़ास एक्सरसाइज इसकी यही है कि ये सुबह जब आप शुरू करते हैं तो हमारे जितने ये प्रोज हैं ये पहले तो दौड़ते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ये फ्लेक्सिबल बॉडी फ्लेक्सिबल स्ट्रेचिंग जिसको बोलते हैं उसकी एक्सरसाइजें करते हैं, फिर गेम खेलते हैं, फिर शाम को हल्का सा जिम करते हैं। तो ये बग़ैर फ़िटनेस के नहीं होती। वालिदैन के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि वालिदैन जो है वो यही सोचते हैं कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है और डॉक्टर बनाना है, जबकि इसमें करोड़ों रुपए का इसमें इन्वॉल्व है। तो बच्चों वालिदैन से मेरी गुजारिश होगी कि वो अपने बच्चों में अगर उनमें पोटेंशियल है तो वो उनको जो है वो प्रोफेशनल गोल्फ़र बनाए, वो उनकी 7 नस्लें पालेगा अगर वो एशिया लेवल पे निकल गया। आपके हाथ में इस वक्त स्टिक भी है, गोल्फ की बॉल भी है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी जो कीमत है इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। और ये पाकिस्तान में मिलती है या इंपोर्ट होती है चीज़ें? नहीं, मिलती तो हैं पाकिस्तान में, मगर ये इंपोर्ट होती हैं, बाहर से आती हैं और इसकी मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं। गोल्फ़ का बॉल जो है वो एक बॉल 2000 रुपये का भी है और 200 रुपये का भी है। आपकी मर्ज़ी, आपने किस कंपनी का या किस क्वालिटी का बॉल इस्तेमाल करना है। बॉल के अंदर बेसिकली इसका सॉफ्टनेस होती है और हार्डनेस होती है। फिर इसके किस चीज़ का बना होगा? ये तो कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड है डिफरेंट किस्म का, और इसके अंदर रबर का सेंटर, इसका न्यूक्लियस जो है वो एक हार्ड रबर होता है और बेसिकली ये पूरा वो होता है। पहले ज़माने में जब ये गोल्फ शुरू हुई थी तो ये जो दुम्बे की रगें होती हैं उन रगों को जो ज़िबा करते थे तो उसका एक गोला सा बनाते थे, जिस तरह अभी भी सिंध में और गांव वगैरह में और शादियों पे वो सूतड़ी वाला बम नहीं होता जो फेंकते हैं, तो वो उसी तरीके से ये उसकी आंतड़ों को गोल करके फिर धूप में रख देते थे, तो वो सूख जाता था, तो वो उस पे वो लोग खेलते थे। मगर अभी ये जो है ये एक कंपाउंड है और इसके अंदर ये देखें छोटे छोटे डिम्पल हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि वो चीचक के दाग होते हैं या डिम्पल हैं छोटे छोटे, ये होते हैं बेसिकली बॉल को स्टेबिलिटी देने के लिए हवा में, और इसकी स्पिन होती है
क्योंकि बॉल को जब मारा जाता है तो बाज़ औक़ात बॉल को हवा में मार के मैंने राइट घुमाना है, अगर सामने दरख्त है तो ये शॉट यूँ मारनी है कि ये दरख्त के पीछे से मुड़ के राइट चला जाए या लेफ़्ट चला जाए या ज़्यादा ऊंचा चला जाए या जहाँ रुके वहीं ब्रेक लगा ले, जिसको बैक स्पिन कहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो इनके ये डिम्पल से होता है, और जो क्लब के ऊपर ये जो ग्रूव्स हैं, ये जो लाइन है, इनके साथ होता है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से प्लेयर जो है वो अपनी महारत से ये काम करते हैं, इसलिए हर प्लेयर की अपनी मर्ज़ी है वो किस ब्रांड का और किस उसका वो कंपाउंड का बॉल इस्तेमाल करता है। अच्छा सर, ये बॉल थोड़ा सख्त भी है, तो क्या जिस वक्त शॉटें लगती हैं इसमें कोई इंजरी का खतरा भी होता है? बहुत होता है इसमें तो बहुत डेथ हो चुकी हैं लोगों की आंखें। अभी रिसेंटली पिछले साल एयरमैन में एक बंदा था बैंक का, और उसकी आंख में बॉल लग गया, बहुत दूर लगा, 200-250 गज पे दरख्त को लगने के बाद वो बॉल उसको आंख में लगा, लेकिन उसकी आंख जो थी वो ज़ाया हो गई। ये बिल्कुल पत्थर होता है और इसकी बड़ी हाई वेलोसिटी से चलता है, इसलिए बड़ा ख्याल रखना होता है कि सामने कोई दूसरा बंदा ना हो। ये रूल्स रेगुलेशन में इसका आता तो अच्छा है। सर, ये जो इस वक्त इवेंट यहाँ पे जारी है, इसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या हैं इस हवाले से? जैसे अगर हम जा रहे हैं, एक आम बंदा अगर चला गया तो उसको तो नहीं पता, तो उसके लिए कोई आम बंदा जा ही नहीं सकता, कोई बंदा इस वक्त आ ही नहीं सकता, कोर्स के ऊपर खिलाड़ी के अलावा कोई नहीं आ सकता, और अगर कोई आएगा तो वो वही बंदा आएगा जो क्लब का स्टाफ है, जो मैनेज कर रहा है इसको, और वो देखता है पहले कि कोई शॉट तो नहीं मार रहा। और खिलाड़ी भी जो होता है वो जब शॉट मारता है तो वो अपनी सेफ्टी डिस्टेंस देखता है कि उससे अगले जो खेलने वाले हैं वो कम से कम उससे 150-200 गज, यानी हर शॉट का एक डिस्टेंस है जिसको वो क्लियर होता है, तो फिर वो शॉट मारते हैं। अच्छा सर, मेरे जैसे आम बंदे जो होंगे वो तो इसको स्टिकी कहेंगे, तो इसका कोई अलग से नाम है या फिर आप भी इसको स्टिकी कहते हैं? नहीं, इसको क्लब कहते हैं, और ये क्लब में ये क्लब हेड होता है, और इस क्लब हेड की ये हील होती है, ये इसका रेस्ट है, ये इसकी टो है। यहाँ से फिर ये शाफ्ट, यहाँ क्लब हेड ख़त्म हो जाता है, यहाँ से शाफ्ट शुरू हो जाती है। ये शाफ्ट ही आप देख रहे हैं, यहाँ से छोटी है और यहाँ बड़ी हो जाती है। इस शाफ्ट की अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी स्टैंडर्ड होते हैं, हर खिलाड़ी की मर्ज़ी है। ये स्टिफ भी होती है, ये फ्लैक्स भी होती है, ये मीडियम फ्लैक्स भी होती है, वो खिलाड़ी की मर्ज़ी है वो कौन सी उठानी। जिस तरह क्रिकेट में बैट का स्ट्रोक होता है, और लोग अक्सर जो है वो गेम खेलने के दौरान कुछ रन करने के बाद दूसरा बैट मंगवाते हैं, तो इसी तरह इसमें भी ये फ्लैक्स होता है, और उसके बाद जो है वो स्टिफनेस होती है। फिर ये यहाँ से ग्रिप शुरू हो जाती है, फिर ये ग्रिप आ जाता है। इस ग्रिप में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 सफ़ेद लकीरें हैं और यहाँ भी 2 सफ़ेद लकीरें हैं। इसका मतलब है कि बनाने वाले ने इस क्लब को ऐसे डिज़ाइन किया कि जो बंदा शॉट लगाने वाला, पकड़ने वाला है, वो जब शॉट लगाएगा और पकड़ेगा तो ये दोनों लाइनें नज़र आनी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा तो ये शॉट अच्छी नहीं लगेगी, ये क्लब डिज़ाइन ही नहीं है उसके लिए। तो वो क्या है कि ये आपने ऐसे पकड़ना है कि ये दोनों जो रिंग हैं ये हवा, मतलब खुली आंख को नज़र आनी चाहिए, तो आपकी ग्रिप अच्छी होगी, सही होगी। अगर आपने इसको पीछे से पकड़ लिया तो वो जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर है फ्लैक्स की, और वो मज़ीद इसमें बड़ी टेक्निक। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है या वहाँ पे कुछ अलग यूज़ होता है? नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, और जो भी गोल्फ की स्टिक बनाता है, जो भी कंपनी बनाती है, वो उसको पहले इक्विपमेंट कंट्रोल सेल होता है USGA का, यानी यूनाइटेड स्टेट का, और R&A का, वहाँ से वो अप्रूव्ड होता है। तो जब वो अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर हम इसको बोलते हैं कन्फर्मिंग क्लब, और अगर वो कन्फर्मिंग क्लब से खिलाड़ी नहीं खेलेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा सर, मैं देख रहा था जब खिलाड़ी खेल रहे थे वहाँ पर वो स्टिक चेंज भी कर रहे थे, तो क्या ये 18 ही होल्स में यही स्टिक यूज़ होती है या फिर दूर से मारने के लिए कोई अलग होती है, करीब से शॉट मारने के लिए अलग होती है? वैरायटी तो इसमें बहुत है, वैरायटी तो आप दुकान पे जाएंगे तो 60-70 किस्म की ये क्लबें आपको मिलेंगी, लेकिन गोल्फ रूल के मुताबिक आप सिर्फ 14 क्लबें अपने साथ बैग में ले जा सकते हैं। वो 14 क्लबों का ताल्लुक़ क्या होता है कि वो जो हेड है इसकी अगर आप देखें तो एक डिग्री है, इसकी एक डिग्री है, स्लोप है। तो ये डिग्री आपको कितनी चाहिए, आपने बॉल को कितना हवा में ऊंचा ले जाना है, उसके मुताबिक ये आपके पास क्लबें होती हैं जिसको हम बोलते हैं आयरन, और फिर डिस्टेंस की अलहदा होती है जिसको बोलते हैं वुड, वो थोड़ी लंबी होती हैं। तो ये बड़ी
टेक्निकलिटी है इसके अंदर। खिलाड़ी सिर्फ 14 क्लब अपने साथ ले जा सकता है गेम खेलने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। जी नाज़रीन, गोल्फ रांदि जे हवाले सां जेके रूल्स रेगुलेशन्स आहिनि, कीअं गोल्फ खेॾी वञे थी, हिकु आम माण्हू जंहिंखे ख़बर न हुई, उन्हनि जे लाइ असां कोशिशि कईसीं, ही पंहिंजो प्रोग्राम डिज़ाइन कयोसीं त जेके स्कोर कीअं थींदो आहे, कहिड़ी स्टिक यूज़ थींदो आहे, स्टिक खे छा चइबो आहे, बाल जी साइज़ कीअं हूंदी आहे, हर शइ असां सम्झाइण जी कोशिशि कईसीं। उनखां अलावा जेको ही अॼु इवेंट थियो हिते, पाण उन ते बि कवर कयोसीं त सिंध गोल्फ एसोसिएशन जे तरफ़ां जेको ही ॿियूं जूनियर सिंध गोल्फ एसोसिएशन जेका हिन वक़्तु टूर्नामेंट आहे, हुन में केतिरा रांदीगर आहिनि, किथां किथां जा रांदीगर आया आहिनि, या सिंध गोल्फ एसोसिएशन जो जेको मुस्तक़बिल में कहिड़ा कहिड़ा प्लान्स आहिनि, उहे छा करणु चाहिनि था। सो इहो सभु कुझु असां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स में कवर कयोसीं। इन सां ई पंहिंजे मेज़बान जमशेद राजपर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।